साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आर लेटर को लेकर। जी हाँ, फाइनेंशियल फील्ड के अंदर में आर लेटर मीन्स रिस्क और आर लेटर मीन्स रिटर्न। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संदीप मित्तल और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज बात करने वाले हैं आर लेटर को लेकर। जी हाँ, आर आर आर। अभी फिलहाल अगर मैं आर 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 की बात करूं तो आप सबसे पहले समझेंगे कि अरे ये तो अभी फिल्म की बात कर रहे हैं जो कि अभी जस्ट रिलीज हुई थी और जिसने 1100 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस किया है। नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आर 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 फिल्म के लिए बात करने नहीं बैठे हैं। हम तो यहाँ पे फाइनेंस की बात करने बैठे हैं कि आर 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 का फाइनेंस फील्ड में कहाँ पर क्या यूज है और किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आर आर का जो मीनिंग है वो है रियल रेट ऑफ रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, एक हम लोग रिटर्न देखते हैं कि इतने परसेंट से हमारा ये प्रॉफिट हुआ है या इतने परसेंट का लॉस हुआ है या इतने परसेंट हमने उसमें कमाया है या हमने इतना रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट करा था और इतना रुपया हमारा हो गया, तो हमारा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से या प्रॉफिट रेट के हिसाब से हमारा रिटर्न क्या बैठा। लेकिन क्या वो वाकई में उतना प्रॉफिट होता है? बहुत छोटे से और सिंपल उदाहरणों से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब हम रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर 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 की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे दो चीज़ों को भूल जाते हैं। पहला होता है टैक्स और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। जी हाँ दोस्तों, हम रिटर्न्स तो शायद कई बार परसेंटेज वाइज अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। वो कैसे होता है उसको एक उदाहरण से समझिए कि मान लेते हैं आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जहाँ पे आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है। ग्रॉस रिटर्न आपका जो है वो 7% है। वहीं दूसरी ओर एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको जो उसका रिटर्न है वो 6% ही मिल रहा है। अभी मैं आपको सिंपल भाषा में पूछूं तो आपसे बात करूं कि भाई 7% वाला ज़्यादा है या 6% वाला ज़्यादा है। नेचुरली आप सभी यही सोचेंगे कि यार 7% वाला ज़्यादा है, इसमें क्या पूछने वाली बात है। लेकिन हम इन चीज़ों में ये भूल जाते हैं कि क्या वो जो रिटर्न हमको मिला है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो सपोज अगर आप 30% ब्रैकेट में या 20% ब्रैकेट में भी हैं इनकम टैक्स के दायरे में, तो आपको अगर 30% ब्रैकेट में तो आपको सिर्फ 4.9% का रिटर्न मिला है, क्योंकि 7 रुपये में 2 रुपये 10 पैसा आपका टैक्स चला जाएगा। अगर आप 20% ब्रैकेट में भी है तो आपका 1 रुपये 40 पैसा टैक्स चला जाएगा। मीन्स आपको सिर्फ 5 रुपये 60 पैसा हाथ में आएंगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि जहाँ पे आपने 6% वाला इंस्ट्रूमेंट लिया है तो वहाँ पर आपको नेट 6% मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी टाइप का कोई टैक्स पे नहीं करना है। ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं अगर सिंपली कि अगर 7% वाला कोई इंस्ट्रूमेंट और 6% वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसके दोनों के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली 7% वाला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो बात हुई एक टैक्स की सिंपल वे में हम लोगों ने बात करी। अभी हम लोग अगर इन्फ्लेशन को इसमें और एड ऑन करें तो सपोज अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन की दर जो है वो 6% है, तो आपका जो नेट रिटर्न बैठेगा वो सिर्फ 1% बैठेगा। और जहाँ पर हम लोग 12% का रिटर्न ले रहे हैं वहाँ पे आपको 6% का रिटर्न बैठ जाएगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम लोगों को एक तो टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए हमारे रिटर्न के ऊपर में। दूसरा हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो इन्फ्लेशन है वो किस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अभी अगर मैं एक सिंपल आपको बताऊं कि जो डेटा कहता है कि लगभग 140 लाख करोड़ रुपया जो है इंडियंस का एफडी में रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 140 लाख करोड़ रुपया। हम लोग उस पर टैक्स की बात नहीं करते क्योंकि टैक्स ब्रैकेट सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आज की तारीख में एफडी के रिटर्न से वो लगभग 5.5-6%, 6.5% अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, अलग अलग टेन्योर के हिसाब से। तो अगर इन्फ्लेशन अगर हम उसमें से घटा दें तो या तो हम लोग उसमें से जो हमारा मतलब कैपिटल है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो 0 पे पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सच्चों में एफडी के खिलाफ नहीं हूँ, एफडी भी बहुत ज़रूरी है अपने आप में, वो एक सबसे ज़रूरी असेट्स क्लास है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या वो ज़रूरी है। इसीलिए मैं बात करता हूँ, हम लोग भी कई बार एफडी सजेस्ट करते हैं, लेकिन किस प्रकार के क्लाइंट को एफडी दी जाना चाहिए इसके लिए आपको अपने एडवाइजर से जरूर बात करना चाहिए कि मुझे मेरे टोटल असेट्स में कितने रुपए की एफडी रखना चाहिए, कितना रुपया मुझे म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, कितने रुपए की मुझे पॉलिसी लेना चाहिए। ये तो बात हुई साथियों रियल रेट ऑफ रिटर्न की। इसके अलावा एक और हम लोग बात करते हैं आर आर, सिर्फ आर आर, रिस्क अगेंस्ट रिटर्न।
ये भी साथियों एक बहुत समझने वाली चीज़ है। कई बार हम किसी के साथ में बैठते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ में, और वो हमको बोलता है संदीप भाई मुझे 6 महीने के लिए पैसा लगाना है, कोई मुझे बढ़िया सा स्टॉक बताओ। या वो गूगल सर्च करने की कोशिश करते हैं कि यार 6 महीने में मैं कहाँ पे पैसा लगाऊं कि मुझे बहुत अच्छा पैसा बन जाए। तो डेफिनेटली दोस्तों, आप जब भी गूगल सर्च करेंगे आपको 6 महीने पुराना कोई ऐसी चीज़ दिखेगी जिसने बहुत अच्छा पैसा बनाया, जो कि इस बात की कोई गारंटी नहीं देता है कि आने वाले 6 महीने में भी उसी तरीके से पैसे बनेंगे। तो जब हम उस प्रकार के किसी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, और अगर आपने वो पैसा किसी गोल के लिए रखा हुआ है, मतलब जैसे बच्चों की शादी के हिसाब से, या बच्चों की एजुकेशन की फीस आपको भरना हुई, या आपको एक मकान की इंस्टॉलमेंट देना हो, या कुछ भी XYZ, आपने किसी गोल से रिलेटेड उस पैसे को रोक के रखा हुआ है, और आपने ऐसा सोचा है कि यार 6 महीने में ये पिछले 6 महीने में तो ये 100 रुपये के 200 रुपये हो गए, तो आने वाले 6 महीने में भी 100 के 200 हो जाएंगे। तो साथियों, आप बहुत गलत सोचते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी कैपिटल आधी भी हो सकती है, या बहुत अच्छा रिटर्न भी बैठ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा रिटर्न नहीं बैठ सकता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत है। अगर हम उस रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो तो ही उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए, नहीं तो हमें एक एडवाइजर से सलाह लेकर ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में लेना चाहिए जहाँ पे भले ही रिटर्न कम आए, लेकिन हमारे रिस्क भी कम होना चाहिए। तो साथियों, मुद्दा यही है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम कितने रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति रिटर्न की उम्मीद तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन वो रिस्क नहीं उठाना चाहता। जैसे मैं कई बार किसी लोगों के साथ में बैठता हूँ, तो वो बोलते हैं कि साहब हमको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हम इक्विटी टाइप के प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहते हैं। तो जब आप इक्विटी टाइप के प्रोडक्ट में नहीं जाओगे और आप सिंपल डेट इंस्ट्रूमेंट में बैठे रहोगे, तो आप कैसे रिटर्न की उम्मीद करोगे। तो अगर साथियों आपके पास टेन्योर लंबा है, आपका जो गोल है वो लंबा है, आपका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो दूर का है, तो आप जरूर से इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और आपके रिस्कों को आप वो मिनिमाइज कर सकते हैं उसी से, और उसी से आपके रिस्कों को आप कैलकुलेट करके अपना हिसाब से अपना रिटर्न अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथियों, उसके अलावा एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि कई लोग कैश में पैसा रख के बैठे होते हैं। काफ़ी सारा पैसा कई लोगों के पास में घर में कैश में रखा होता है। तो ये तो सबसे बुरी बात है। क्यों बुरा है? क्योंकि आज हम लोगों ने जो पैसा कैश में रखा है, और सपोज अगर 7% का भी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आप अपने पैसे के ऊपर सीधा 7 रुपये का नुकसान कर रहे हैं हर साल। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो नुकसान है वो बढ़ता जाएगा, और उस रुपये की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। आखिर में साथियों, एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग जानते हैं मैं इंदौर सिटी में रहता हूँ, और इंदौर सिटी जो है वो देश में 5 बार जो है स्वच्छता में नंबर 1 आई है, और 6ठी बार भी बिल्कुल लगता है कि वो नंबर 1 पे हम लोग ही रहेंगे। तो हम लोगों का जो इंदौर का मॉडल है वो भी RRR पर ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इंदौर सिटी का जो मॉडल है वो भी RRR पे काम कर रहा है। यहाँ पे R का मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल है। तो साथियों, जो प्रोडक्ट्स या जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप भी कोशिश करिए कि उनको कितना रिसाइकल करवा सकते हैं, कितना रिड्यूस कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में, और यह चीज़ उन प्रोडक्ट्स को कितना रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।